यूएस विल डिफॉल्ट बाय 1 जून। अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट येलन का कहना है कि अगर अमेरिका को कर्ज ना मिला, उस पर से कर्ज की सीलिंग नहीं हटाई गई, तो 1 जून के बाद अमेरिका डिफॉल्टर हो जाएगा। क्या ये इसके पीछे पूरी राजनीतिक साजिश है या वास्तव में अमेरिका की फाइनेंशियल स्थिति डगमगा गई है, चरमरा गई है? अमेरिका के बैंकों के डूबने के पीछे भी क्या जेनेट येलन का इंटरव्यू ही है या और कोई कारण है जिससे लोगों में पैनिक की स्थिति पैदा हो गई और वो अपना पैसा निकालने लगे? देखते हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। हम आपको वीडियो के द्वारा देते हैं सबसे बेहतर टिप्स, ट्रिक्स और मोटिवेशन जो एक सफल बिजनेस के लिए जरूरी है। हम लेकर आते हैं बिजनेस मोटिवेशन के अलावा एजुकेशनल, सेल्फ इंप्रूवमेंट और एंटरप्रेन्योर से जुड़ी बहुत सारी वीडियो। आज की इसी सीरीज में हम लाए हैं कि अमेरिका की फाइनेंस मिनिस्टर जेनेट येलन का कहना है कि अमेरिका 1 जून के बाद डिफॉल्टर हो जाएगा यदि उसके ऊपर से कर्ज की सीलिंग नहीं हटाई गई। क्या है संपूर्ण जानकारी, लास्ट तक देखिएगा वीडियो। ये है न्यूज। डेब्ट सीलिंग, जेनेट येलन वांट्स यूएस कुड रन आउट ऑफ कैश बाय 1 जून। 1 जून तक जितना भी लिक्विडिटी है यूएस की खत्म हो जाएगी। यूएस गवर्नमेंट के पास लिक्विडिटी नहीं होगी और वो डिफॉल्टर हो जाएगा। उसको खर्चे के लिए पैसे नहीं होंगे। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम चलती हैं, जितनी भी सरकारी योजनाएं चलती हैं, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए कार्य होता है, जितनी भी सरकार चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है, उसके लिए क्राइसिस होना शुरू हो जाएगा। ये जेनेट येलन का कहना है। इस तरीके की न्यूज़, ये बीबीसी की न्यूज़ है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल पे, यूएस के पूरे मीडिया में ये न्यूज़ छाई हुई है। सीएनएन पे अगर आप देखेंगे, सीएनएन पे ये न्यूज़ है तो वहाँ कांग्रेस ने ये ऑब्जेक्शन किया है। यूएस फेसिस पॉसिबल डिफॉल्ट बिटवीन जुलाई एंड सितंबर। ये इस पेपर में जुलाई और सितंबर कहा गया है। इस स्टेटमेंट की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है, इसको जानना बहुत जरूरी है। आप देखेंगे नीचे की न्यूज़ में 22 फरवरी 2023 को ये स्टेटमेंट दिया गया। 22 फरवरी 2023 में जब ये स्टेटमेंट आया तो 24 फरवरी से बैंकों का कलप्स होना शुरू हो गया। तो क्या ये तारीख ही इन बैंकों की किलर है? ये स्टेटमेंट दिया गया जेनेट येलन के द्वारा, जो स्टेटमेंट दिया गया, क्या इस स्टेटमेंट के बाद ही लोगों ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और एक पैनिक की स्थिति बन गई जिसके कारण ये बैंक कलप्स हो गए? सबसे पहले एसवीबी बैंक हुआ, सिलिकॉन वैली बैंक, फर्स्ट रिपब्लिक हुआ और उसके बाद सिग्नेचर बैंक हुआ और स्विस बैंक की भी हालत गंभीर होती चली गई। तो क्या ये स्टेटमेंट, ये जेनेट येलन के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट ही इन बैंकों का किलर साबित हुआ? जानते हैं पूरी कहानी। ट्रंप या कुछ और है इसके पीछे? अंत तक देखिए वीडियो। एक पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे, पूरी इकोनॉमिक्स इसमें आ जाएगी, आपको समझाते हैं। सबसे पहले आपको इसके लिए समझना होगा कि गवर्नमेंट जो एक खर्चा करती है उसका पैसा कहाँ से आता है। उसको कहते हैं रेवेन्यू बजट। जैसे कि इंडिया के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो यूनियन बजट जो आता है उसमें एक तरफ गवर्नमेंट की इनकम कैलकुलेट होती है कि कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ खर्च किया जाएगा। ये पूरी प्लानिंग एक साथ बनती है। अगर खर्च करने के लिए आपके पास पैसा ना बंद हो जाए तो आपको खर्चे में दिक्कत आने लगेगी, आपकी योजनाओं में दिक्कत आएगी, आपको गवर्नमेंट की सैलरी देने में दिक्कत आएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो चल रहे हैं उसमें दिक्कत आएगी, या बहुत सारे जो गवर्नमेंट की प्लानिंग चलती हैं, योजनाएं चलती हैं, जैसे आयुष्मान भारत यहाँ चल रहा है, या स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, या और भी बहुत सारी पॉलिसी यहाँ चलती रहती हैं, या फूड जो बांटा जा रहा है गरीब जनता को, इस तरीके की बहुत सारी योजनाएं सब डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो उसके लिए सरकार के पास रेवेन्यू आता कहाँ से है? 2 तरीके से रेवेन्यू आ सकता है। जैसे कि टैक्स रेवेन्यू होता है, एक तो टैक्स के द्वारा आएगा, या फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू जो होगा वो कर्जा लिया जाएगा, किसी स्कीम से लिया जाएगा। वो कहाँ कहाँ से कर्जा मिल सकता है ये डिटेल में बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए, इसके बाद आपको वो क्राइसिस क्यों हुआ ये पूरा समझ में आ जाएगा। यूएस पे बाद में जाएंगे, पहले इंडिया के परिप्रेक्ष्य में आपको बजट समझा देते हैं। टैक्स रेवेन्यू आपका आता है सरकार का, लेकिन टैक्स रेवेन्यू जब आता है जब लोगों की इनकम होती है और साल के अंत तक जमा करते हैं बिजनेसमैन या सर्विसमैन का एडवांस टैक्स एक तरीके से कट जाता है। बहुत सारे बिजनेसमैन एडवांस टैक्स भी देते हैं। टैक्सेस 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स हो गया, एक इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो आपकी इनकम से डायरेक्ट आप पे इम्पोज होता है,
आपकी इनकम हो, वेल्थ टैक्स हो, इस तरीके के टैक्स डायरेक्ट टैक्स में आते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो आप सोचते रहिए 94% देश की जनता जो है ये सोचती रहे कि हमारे पे कोई टैक्स नहीं लग रहा, हम तो मौज ले रहे हैं, 6% लोग ही टैक्स देते हैं। ऐसा नहीं है, जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है वो उन्हें भी देना होता है। हमारे यहाँ जो जीएसटी है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इस तरीके का टैक्स बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। अभी 1.87 लाख करोड़ का इस मंथ में कलेक्शन हुआ है। गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड तोड़ रखा है पैसा कमाने में। आप ये खुशी मनाते रहिए कि हम टैक्स नहीं देते, गरीब हम तो, या बीपीएल के नीचे आते हैं, या हम रिटर्न नहीं भरते हैं, लेकिन टैक्स आपसे भी लिया जा रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से टैक्स का कलेक्शन आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है, इलेक्शन आ गए, गवर्नमेंट को खर्चा करना होता है, स्कीम बांटनी होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाना होता है जनता को। तो जैसे कि यूएस में अब इलेक्शन है 2024 में, या इंडिया में भी इलेक्शन है, तो इसमें बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत बड़े फंड की ज़रूरत पड़ेगी। ये सब चीज़ अगर आपकी इनकम नहीं आएगी तो ये डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो कर्जा लेती है, कर्जा या तो जैसे इंडिया में रिजर्व बैंक से गवर्नमेंट बॉन्ड लेके पैसा ले लेती है, अपने बॉन्ड दे देती है, सिक्योरिटी रेवेन्यू बॉन्ड होते हैं। और इसी तरीके से फेडरल बैंक है यूएस में, फेडरल बैंक ट्रेजरी एक तरीके से बॉन्ड निकालता है, जो कि बहुत सारी कंट्री उससे खरीदती हैं। तो क्यों खरीदती हैं आगे बताएंगे। क्योंकि यूएस की इकोनॉमी को सबसे स्टेबल इकोनॉमी माना जाता है, यूएस डॉलर को सबसे स्टेबल करेंसी माना जाता है, क्योंकि दुनिया का अब भी 65% व्यापार जो है वो डॉलर में होता है, उस पर डॉलर का कब्जा है। तो इसलिए हर देश डॉलर को स्टेबल करेंसी मानता है, अपना कुछ ना कुछ पैसा वो ट्रेजरी बॉन्ड यूएस के लेके रखता है। जैसे कि आगे स्थिति दिखाते हैं, ये 2018 का डेटा है, आपका भी डेटा दिखाएंगे। चाइना के पास 1123 बिलियन डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड हैं, यानी कि इतना पैसा चाइना ने अमेरिका को डब दे रखा है, इतने के बॉन्ड ले रखे हैं, इतना पैसा की देनदारी अमेरिका की चाइना को है। जापान ने 1042 बिलियन डॉलर के, यानी कि 1.1 ट्रिलियन डॉलर का एक तरीके से कर्जा है। आयरलैंड है, यूनाइटेड किंगडम है, इस तरीके का डेटा है। लेटेस्ट डेटा अगर आप देखेंगे तो ये लेटेस्ट है। जापान का 1 यानी कि कभी भी बॉन्ड वापस करके वो अपना पैसा मांग सकता है। चाइना ने 1.1 ट्रिलियन डॉलर के हैं। इसी तरीके से इंडिया भी है इसमें, जापान और भी बहुत सारी कंट्री ने यूएस डॉलर का ट्रेजरी बॉन्ड ले रखा है। यूएस डॉलर मतलब इतने डॉलर अपना पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, यानी कि यूएस गवर्नमेंट को एक तरीके से कर्जा दे रखा है। और उसमें होता क्या है, ये बहुत ही कम पैसे में, क्योंकि स्टेबल करेंसी है, सरप्लस अमाउंट जो है सेफ समझा जाता है यूएस में, और यूएस उसको यूज़ करता है अपनी इकोनॉमी डेवलप करने में। इसी वजह से यूएस डॉलर सबसे मजबूत करेंसी कहलाता है। पता नहीं कहाँ से ये पैदा हुआ, कैसे सब पूरे वर्ल्ड को डॉलर चला रहा है, इसके ऊपर अब आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो में अपनी बताया था, ब्रिक्स देशों ने अपनी करेंसी लाने का एक प्लान बनाया है। अगस्त 23 में ये डिक्लेरेशन हो जाएगा, कहीं ना कहीं डॉलर पर ये चोट करने की तैयारी है। तो अब आते हैं अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में। इस तरीके से सबने कर्जा बॉन्ड ले रखे हैं, यूएस डॉलर वहाँ रख रखा है, तो इतने पैसा यूएस के पास आ गया। बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे ये बॉन्ड दिए जाते हैं, लेकिन कंट्रियाँ फिर भी लेती हैं। अब बैंक का रेट जो है वहाँ पर मान लिया 4.25% है। ये जो बॉन्ड दे रखे हैं ये 1% या 1.5% पे दिए होते हैं, तो उसकी एक तरीके से इनकम जनरेट हो जाती है। मान लिया $100 का एक है, $100 पे जो 7% का इंटरेस्ट लिया, तो 107% अगले साल उसकी इकोनॉमी हो जाएगी। डिपॉजिट आया, 7% इंटरेस्ट मिला, तो अब $200 इन्होंने जमा कर दिए। इस पे भी वो बैंकों से जो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, बैंकों से जो उसकी कमाई हो रही है, वो 7% या 4% या 5% पे, लेकिन ये बॉन्ड बहुत कम रेट पे दिए होते हैं, तो वो भी एक तरीके से यूएस की कमाई है। अभी लेकिन हुआ क्या है, फाइनेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दिया कि डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लिक्विडिटी की कमी हो गई है। कांग्रेस जैसे यहाँ पर विपक्ष होता है, संसद होती है, वहाँ पर कांग्रेस होता है, वहाँ भी बजट इसी तरीके से पास होता है, वहाँ भी इसी तरीके से बिल लाया जाता है और वो पास किया जाता है। अगर देखा जाए तो यूएस की इकोनॉमी कहीं ना कहीं इंडिया से कमज़ोर है, क्योंकि अगर जो देश का जीडीपी होता है उसके परिप्रेक्ष्य में, उसके एवज में कितना आपके ऊपर कर्जा है, इससे आपकी इकोनॉमिक कंडीशन मानी जाती है।
तो इंडिया की अगर डेप्ट टू जीडीपी रेशो देखेंगे तो 57.3 है। अगर आपकी 100 रुपए की इकोनॉमी है, $100 की इकोनॉमी है, तो $57.3 का आपके ऊपर कर्जा है। जबकि यूएस की अगर इकोनॉमी देखेंगे जो लगभग 25.66 ट्रिलियन डॉलर की है, तो उसके ऊपर कर्जा $35 ट्रिलियन का है। तो यूएस का डेप्ट टू जीडीपी रेशो जो हुआ वो 121% हुआ, यानी कि 100 रुपए की कमाई है, 121% का उसके ऊपर कर्जा है। तो 65% वर्ल्ड का ट्रेड बेशक डॉलर में होता हो, लेकिन उसके ऊपर डेप्ट टू जीडीपी रेशियो जो यूएस का है वो 121% है, जबकि इंडिया का 57.3% आता है। तो यूएस सिटीजन के ऊपर अगर मोटा मोटा कैलकुलेट करेंगे तो 17 लाख रुपए का, अगर रुपये में करेंगे 17 लाख रुपए का कर्जा है, जबकि इंडियन सिटीजन के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्जा वो माना जाता है। तो इसलिए हमारी फाइनेंशियल स्थिति मजबूत है। और अभी ये टॉपिक से अलग हो गया, लेकिन अभी ये केस क्यों आया? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप को जब से जेल में डाला गया है तो उन्होंने ये क्वेश्चन उठा दिया है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी में है ट्रंप और विपक्ष में बैठे हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं बाइडन। तो बाइडन ने एक $726 बिलियन का डेब्ट यानी कि ट्रेजरी बॉन्ड इशू करने का एक बिल लाए, जिसपे उन्होंने क्वेश्चन कर दिया है, रोक लगा दी है ट्रंप ने, क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप मजबूत स्थिति में है, विपक्ष वहाँ बहुत मजबूत है। दिखाएंगे किस तरीके से सीटें हैं आगे। तो उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि लास्ट ईयर ये लिया गया था $500 बिलियन और इसमें इतना तेजी बड़ी ग्रोथ आपने कर दी है, इतना बड़ा अमाउंट ये बना दिया है, तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी के लिए खतरा है। आप इसको वेस्ट कर रहे हैं मनी को, और फिजूल खर्ची एक तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। तो ट्रंप ने इस पर रोक लगा दी है। तो इसी के एवज में जेनेट येलन ने कहा है कि यदि ये सीलिंग नहीं हटाई गई, ये बिल पास नहीं किया गया, तो हम लोग डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे, हम लोग बिल का पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से ये यानी कि थोड़ा थोड़ा पॉलिटिकल भी नज़र आ रहा है। पॉलिटिकल क्योंकि आप अगर सीटों की बात करेंगे तो वहाँ पर संसद जो होती है दो, जिस तरीके से इंडिया में होता है राज्यसभा और लोकसभा होता है, इसी तरीके से वहाँ पर सीनेट और हाउस ऑफ सीनेट एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, जिसमें हाउस ऑफ सीनेट में जो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी है उसमें ट्रंप की 48 सीटें हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक बाइडन जो हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जो हैं बाइडन, उनकी 3 निर्दलीय जुड़ने के बाद, डिपेंडेंट लोग जुड़ने के बाद 51 सीटें हैं। जबकि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप मजबूत स्थिति में हैं, वो कोई भी बिल रोक सकते हैं। वहाँ उनकी 199 सीटें हैं रिपब्लिकन पार्टी की, और डेमोक्रेटिक पार्टी की बाइडन की 168 सीटें हैं। इसलिए बिना ट्रंप की मर्जी के कोई बिल पास नहीं हो सकता। तो उन्होंने इस पर क्वेश्चन उठा दिया है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि ये पैसा इलेक्शन जीतने के लिए यूज़ किया जाएगा बाइडन के द्वारा। इसलिए उन्होंने कहा है कि 14% इसको बिल को रिड्यूस किया जाए और तभी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो ये पॉलिटिकल रहा है। पब्लिक की सहानुभूति लेने के लिए जेनेट येलन ने पब्लिक डोमेन में ये कहना शुरू कर दिया है कि यूएस की इकोनॉमी जो है वो कलेप्स कर जाएगी कि अगर ये डेब्ट की सीलिंग नहीं हटाई गई, जो ट्रंप गवर्नमेंट ने एक विपक्ष के रूप में उन पे लगा रखी है। बिल पेमेंट के लिए यूएस को रेवेन्यू चाहिए, वो रेवेन्यू उनके पास नहीं है। उसके लिए उनको कर्जा लेने की जरूरत पड़ेगी, और गवर्नमेंट 2 तरीके से ही कर्जा ले सकती है। या तो वो अपने फेडरल बैंक से लेगी, बैंक आगे बैंकों को देते हैं और बैंक अपनी डिपॉजिट की रेट बढ़ा देते हैं, तो पब्लिक से पैसा खींच के आ जाता है और वो उठा के गवर्नमेंट को दे दिया जाता है। एक तो ये तरीका है। या अपने एक ट्रेजरी बॉन्ड यूएस बेचता है, जो सारी कंट्री ने ले रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया इस तरीके का ट्रेजरी बॉन्ड का है। जापान ने ले रखे हैं, चाइना ने ले रखे हैं, और बहुत सारी कंट्री ने ले रखे हैं। इंडिया ने भी 400 कुछ बिलियन डॉलर के ट्रेजरी बॉन्ड ले रखे हैं। तो ये भी एक तरीके का कर्ज जुटाने का, डेब्ट जुटाने का एक तरीका होता है। तो दोस्तों देखा आपने, कोई इतना मजबूत भी नहीं है। हम अपने को देखें, हम भी बहुत मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि हमारा डेब्ट टू जीडीपी रेशो जो है वो 57 है, जबकि यूएस का डेब्ट टू जीडीपी रेशो जो है वो 121 है। लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेसमैन लोन लेने को, डेब्ट लेने को एक उपलब्धि मानते हैं। जो जितना बड़ा लोन लेता है वो उतना बड़ा आदमी कहलाता है, जैसा कि अदानी के केस में आपने देखा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू एंजॉय
the content, please like and share this among your friends. For more videos like this, please subscribe my channel. If you have any question or comment, please do write into the comment section. I would love to reply them. Thank you once again for watching this video. I wish you in next video. Thank you.